नमस्कार बच्चों। पेपर नंबर 2 सीए इंटर में ऑब्वियसली आप सारे जानते हैं आपके पेपर का नाम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ऑब्वियसली जो पेपर हुआ अब 7 सितंबर को, देखिए मैं पूरी डिस्कशन आपसे करने जा रहा हूं और जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं ऑब्वियसली क्लास में आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। मैं इसे YouTube पे भी डालूंगा, लेकिन कोई और बच्चा जिसके पेपर चल रहे हैं भगवान के लिए ये डिस्कशन ना सुने, क्योंकि उनको पूरी कोशिश करनी है अपने अगले पेपर क्या करें अच्छे से तैयार करें, रादर देन अपने ऊपर कोई प्रेशर लें, हाय मेरा ये ठीक हो गया या मेरा ये गलत हो गया। सो प्लीज वो बच्चे बिल्कुल इसको ना देखें जब तक उनके पूरे पेपर क्या ना हो जाए कंप्लीट। तो स्वाभाविक है मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट, मेरे सामने क्लास बैठी है, तो जो पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली वो जानना चाहते हैं पेपर कैसे आया, क्या जो हम पढ़ रहे हैं पहली बात क्या वो ठीक पढ़ाया जा रहा है, नंबर 2 जो हम पढ़ रहे हैं उसकी क्या सिचुएशन है। तो जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग द वाटर्स। देखिए पहली बात मैं बार बार जैसे आपसे क्लास में डिस्कस करता हूं यार, क्वेश्चन का साइज बड़ा होता है, आंसर का साइज क्या होता है, छोटा। 16 नंबर का ये 16 पेजेस का, नंबर का नहीं भाई, 16 पेजेस का सिर्फ क्या था आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। दैट मीन्स उसके अंदर हम क्या नहीं ऐड कर रहे हैं, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूं। तो पहली बात मैं यहां सबसे पहले आज आपसे डिस्कशन ही किसकी करूंगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर की। तो सबसे पहले अगर हम कुछ एनालिसिस देखें, क्योंकि आप यही जानना चाहेंगे सर पेपर कैसा था, तो मैं डिस्क्रिप्टिव का एनालिसिस आपसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बेटा जी सबसे पहली बात, ये पेपर लेंथी था, यस, क्योंकि रीजन एक तो वेरी ऑब्वियस ये हो गया भाई, अकेला 16 पेजेस का तो क्या है 70 नंबर का आपका पेपर है, पहले तो आपने उसे पढ़ना है, राइट, तो लेंथी है। अब लेंथी से रिलेटेड आप सीखिए मैं आपको क्लास में क्या सिखाता हूं। इसलिए देखिए मैं 100% आपको हैंड रिटन कहता हूं, अपने नोट्स बनवाओ, सारे बना के आपको देता हूं कि आपको सिर्फ क्या करना है, देख के लिखना ही तो है। तो लेंथी मैनेज कैसे होता है, लेंथी में इश्यू किस चीज का आता है, आपके टाइम मैनेजमेंट, कि 3 घंटे में पेपर होगा या नहीं। जनरली अगर आपके मित्रों ने जिन्होंने पेपर दिया होगा, आपका अगर उनसे कुछ बातचीत हुई होगी तो उन्होंने कहा होगा हमारा पेपर कंप्लीट हुआ नहीं, कईयों ने ये भी चीज कही होगी, राइट। है किसी का मित्र ऐसा जिसने कहा हो यार कंप्लीट ही नहीं हो पाया, जी देखिए बच्ची कह रही है यस, उनके किसी दोस्त ने कहा। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है प्लीज, क्योंकि ये मेन उन बच्चों के लिए है जो आप क्लास में बैठे हैं, जिन्होंने आगे भविष्य में पेपर देने वो सीखें। इसलिए बार बार मैं क्लास में आपको क्या कहता हूं यार, हैंड रिटन जो नोट्स मैं देता हूं प्लीज आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएं। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे से ही वो हैंड रिटन की पीडीएफ लेके बनवा लेते हैं। सर कैसे मैनेज होगा 3 घंटे में, क्योंकि आपको लिखने की आदत ही नहीं हो। नंबर 2, 100% मैं जो क्लास में आपको पढ़ाता हूं उसके क्या लेता हूं, टेस्ट लेता हूं। कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप उस देखिए उस दिन जिस दिन टेस्ट होता है कितनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं, तो आपको मालूम है अधिकतर बच्चे उस दिन क्या कहते हैं, वाह छुट्टी आ गई। तो भैया जब आपको सिखाया जा रहा है, आपसे टेस्ट लिए जा रहे हैं, किस लिए लिए जा रहे हैं, ताकि आप इस चीज को मैनेज कर पाए। पेपर से पहले भी मैं मॉक टेस्ट पेपर्स कंडक्ट करता हूं, बच्चे देना ही नहीं पसंद करते हैं, तो भैया दिक्कत तो आएगी। इसलिए जो आपके आगे जो स्टूडेंट्स आपके सीनियर बात करते हैं, यही दशा आपकी भी हो सकती है। तो प्लीज इन दोनों चीजों को आपको क्या करना चाहिए, ठीक। नंबर 2, इस पेपर में अगर मैं कहूं डायरेक्ट क्वेश्चंस कितने थे सर, 70 नंबर की बात कर रहा हूं, बार बार बता रहा हूं आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे और वो भी 4 नंबर ईच, तो दैट मीन्स सिर्फ 16 नंबर का पेपर 70 में से क्या था, डायरेक्ट था, जिसका मतलब हो गया लगभग आप कह लीजिए 22%। तो बाकी सारा का सारा पेपर क्या आ गया, इनडायरेक्ट कह लीजिए। अब इनडायरेक्ट की ब्यूटी क्या है वो आपने इस पेपर की समझनी है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप जिंदगी में क्या देखोगे, फर्स्ट टाइम, मतलब एक भी कह लीजिए मोटा मोटा अगर मैं कहूं ऐसा प्रश्न नहीं है। आप जानते हो, आप मुझसे जब पढ़ते हो मैं आपको पूरा कंपाइलर करवाता हूं, कंपाइलर क्वेश्चन
पास्ट क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मैट क्वेश्चन, और बहुत तरीके से साफ सुथरा मेरा कंपाइलर होता है, क्योंकि आप देखते हैं सेक्शन वाइज मैंने सारे क्या बना के दे रखे हैं आपको क्वेश्चन अपने कंपाइलर क्वेश्चन बुक में, राइट। और बार बार उस पर मैं कहता हूं यार क्वेश्चन करने क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप पास्ट सारे या जो भी आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको आइडिया लगता है यार मैंने तो सीधा सीधा पढ़ा था, ये तो बहुत ज्यादा क्या है। क्योंकि आईसीआई क्या कर रहा है, बात मेन चीज, जैसे मैंने जब से आपका बैच भी स्टार्ट हुआ हमेशा आपसे बात क्या कर रहा हूं कि आज के दिन आईसीआई कैसे पेपर डालता है, सर्जिकल स्ट्राइक, जिसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर सेक्शन कोई भी ले लो, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आईसीआई क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका जवाब आपने सही दिया तो मार्क्स मिलेंगे, वरना भैया आई एम सो सॉरी टू से अगला अटेम्प्ट तैयार है, राइट। तो आपको माइक्रो लेवल पे डीप स्टडी करना बहुत क्या है जरूरी। अब मेरे हैंड रिटन नोट्स में आए, देखिए मैं हमेशा कहता हूं मेरे हैंड रिटन नोट्स अफेक्टिव पेजेस सिर्फ कितने हैं, 120 पेजेस, वो भी आगे पीछे मिला के। इट्स नॉट 240, इट इज 60 मल्टीप्लाइड विद व्हाट, 2 आगे पीछे अफेक्टिव पेजेस जो हैं। अदरवाइज जीके वाले या कुछ उन पेजेस को आपको ऑब्वियसली क्या करना चाहिए, एक्सक्लूड। लेकिन 100% आप चाहे अपने जितना आप मुझसे पढ़ चुके हैं हैंड रिटन में जाइएगा, चाहे आप उसको देखना भी चाहिए, बिकॉज तभी आप मेरे को भी थोड़ा रिस्पेक्ट दे पाएंगे और समझ पाएंगे यार ये बंदा जो मेहनत करवा रहा है सही करवा भी रहा है या नहीं, यार हम जितना कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं नहीं। तो इवन क्योंकि मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं ऑब्वियसली वो क्या नहीं है, कोई समरी थोड़े कराता हूं, कितना तो मैं उसके अंदर क्या करवाता हूं आपको, हार्मोनियस, भाई ये पॉइंट वहां पे भी था यहां पे भी था, और प्रॉपर एक एक चीज उसके अंदर लिख के आपको देता हूं। तो एक कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक नंबर का भी पेपर ऐसा हो जो मैं ये कहूं जो मैंने ना करवाया हो, लेकिन बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बोल दिया मैंने क्या, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है जो आपने, इवन मेरे कंपाइलर बुक को देखिए, मेरी कंपाइलर बुक आप जब क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको इवन कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन कब के नजर आते हैं, 1956 वाले एक्ट के भी, 2013 से पहले वाले भी आपको नजर आते हैं, जो पहले आईसीआई में आ चुके हैं, लेकिन जिनको थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने वो भी आपको करवाए हैं। इवन आप फेमा आपके कोर्स में है, आईओएस आपके कोर्स में है, ये दोनों टॉपिक पहले कहां होते थे, सीए फाइनल में, वो सारे क्वेश्चन भी मैंने यहां डाल के दे रखे हैं। इवन कंपनीज एक्ट में आपके कोर्स में जो चैप्टर नंबर आता 8 से लेके 10 एंड चैप्टर नंबर 22 जो कि फॉरेन कंपनी पे आता 8 डिविडेंड ऑनवर्ड, ये पहले चैप्टर कहां होते थे, सीए फाइनल में, सारे सीए फाइनल के भी क्वेश्चन करवाए हैं। तो मोटा मोटा मेरी जो कंपाइलर क्वेश्चन है वो कितने अटेम्प्ट के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, 60 अटेम्प्ट के। इतने सारे क्वेश्चन देखने के बाद भी आईसीआई ने क्या किया, बिल्कुल नए प्रश्न बनाए, एक नई सिचुएशन। बट उसे घबराने क्या जरूरत है, अगर आपने पहले से तैयारी क्या की हुई है अच्छी, तो आप कहीं ना कहीं उसे क्या कर लेंगे, अच्छे से मैनेज कर लेंगे भैया, राइट। तो पढ़ना आपको पड़ेगा, और बिल्कुल, क्योंकि आप सोचो बस मैंने मोटा मोटा लिख दिया, भैया वो नंबर देने वाले नहीं है। तो ये एक बड़ा एनालिसिस है, राइट। अब आइए हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्टिव जानते हो, हमारे सारे क्वेश्चन क्या रहते हैं, 14 नंबर के रहते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज द कंपल्सरी क्वेश्चन। सीखना क्या चाहिए, 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलता है, तो उस 15 मिनट में कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखना चाहिए पहले। क्यों, अरे वो तो करना ही करना पड़ेगा। पहले आपको क्या सीखना है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं इस वीडियो से या इस लेक्चर से जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनको ज्यादा सिखाना चाहता हूं, ना कि जो पेपर दे चुके हैं वो पेपरों के बाद देखें इसे। तो आपको उसमें करना क्या होता है, 5 में से क्या करने होते हैं, 4 प्रश्न, क्योंकि ओपन चॉइस है, तो आपको वो 15 मिनट लगाने चाहिए। मैंने कौन सा क्वेश्चन एक्सक्लूड करना है, क्योंकि ये मेरे को ज्यादा ढंग से नहीं आता। फिर एक प्रश्न के अंदर साथ में और क्या आती है, इंटरनल चॉइस, सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल, तो उसको भी आपने देखना होता है मैंने इन दोनों में से कौन सा करना है। वो मतलब एक एक मिनट का आपको सही यूटिलाइजेशन अगर करना है, दिस एंड दैट करना है, तो भैया ये सारी चीजें आपको सीखनी बहुत जरूरी है, सारे एसेंशियल्स हैं। आइए बात करते हैं। चलिए मैं चाहूंगा क्लास में कोई बच्चा पढ़े जी। शिकागो ब्रिक्स इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन शिकागो, यूएस। तो देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की है, ठीक है। 1985 engaged in the manufacture of cement and related products. On 10/4/2022 it commenced manufacture in India through its branch. देखिए फॉरेन कंपनी होगी, भारत में आपने
10/4/22 को मोटा मोटा कहें फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या खोली है, इंडिया में ब्रांच खोली है। Engage in the manufacture of fly ash bricks used in the construction of building and other infrastructure projects throughout the country. The operations of the branch have been growing in a fast pace. तो ध्यान से देखिए, हमें क्या दे रखी है, टर्नओवर दे रखी है, और कब दे रखी है, 31/3/25। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 24-25। स्टार्ट कहां से हुए थे, मैंने लिख दिया ऊपर 22-23 से। 3 वर्षों को आपको यहां पे आपके सामने है, टर्नओवर दे रखी है, और कहता है ब्रांच कितने प्रॉफिट पे काम कर रही है, 20%। अच्छा, एक चीज और सीखिए जो मैंने हमेशा आपको सिखाई है कि एग्जाम देते समय, टेस्ट देते समय सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कौन सी कंपनी पे है। अगर कंपनीज एक्ट पे है, प्राइवेट है, पब्लिक है तो लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, जैसे हमें पता चल गया ये फॉरेन कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, क्योंकि भारत में क्या खोल रखी है, ब्रांच। राइट, चलिए। Mr. Ramesh, one of the directors of Chicago Bricks Incorporation, has advised the branch to comply with the requirements of तो डायरेक्टर ने कहा भैया कि हमें किसका कंप्लायंस करना है, CSR का करना है, हमें क्या बनानी पड़ेगी, कमेटी। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर क्या लिखा है, 25-26। तो देखिए आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए। दैट मीन्स क्वेश्चन आ गया सेक्शन नंबर 135 पे, CSR पे। राइट, ऑब्वियसली ये आता है आपके चैप्टर नंबर 9 के अंदर, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में। तो हम कहते हैं CSR कमेटी कब बनानी, CSR कमेटी आपको कब बनानी होती है, अगर 3 में से कोई भी एक लिमिट लग जाए, या तो आपकी नेटवर्थ हो कितने की, 500 करोड़ की, या आपकी टर्नओवर हो कितने की, 1000 करोड़ की, यहां टर्नओवर का डेटा था, ठीक है, या फिर बड़ी बात है हमारा नेट प्रॉफिट हो कितना, 5 करोड़ का। राइट, और ये तीनों लिमिट हमें, तीनों में से कोई भी एक देखनी है, और ये लिमिट किसकी देखनी है, पिछले साल की देखनी है। अगर पिछले साल ऐसा हुआ तो इस साल आपको कमेटी बनानी पड़ेगी। अब देखिए टर्नओवर का तो कोई कंप्लायंस हो नहीं रहा, आपके सामने है 1000 करोड़। राइट, नेटवर्थ क्वेश्चन का डिटेल दे नहीं रखी। नेट प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो कह रहा है हम कितने पे काम कर रहे हैं, 20% पे कर रहे हैं। क्लियर, तो अगर आप 20% इसके ऊपर लगाते हैं तो कितना हो गया, 17 करोड़ हो गया। बल्कि अगर आप 75 करोड़ के ऊपर भी लगाओगे तो अंडरस्टूड है आपको, तो 22-23 में ऐसा हो गया तो आपको 23-24 में भी कमेटी बनानी पड़ती है, और 24-25 के हिसाब से भी चलें तो 25-26 में बनानी पड़ेगी। एवरीबॉडी ओके। और ये सेक्शन लगता है हर कंपनी पे, चाहे आप क्या हो, फॉरेन कंपनी हो। ठीक है, आप लिमिट में आगे चलिए, आगे चलते हैं। The branch is opposing the above view and has submitted that although the CSR provisions are applicable in the present case, but there was no requirement to constitute a CSR committee. लेकिन ये कहते हैं हमें CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। भैया आपको बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप इसके अंदर एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर भी नहीं आए, जो हम 50 लाख का अमाउंट पढ़ते होते हैं। राइट, और उस पर भी देखिए, तो देखो कंपनी कह रही है कि हमें CSR लगेगा, लेकिन हमें क्या बनाने की जरूरत नहीं है, हमें कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। और ये काम कौन कर सकता है, ये काम बोर्ड कर सकता है। राइट, अरे भाई पेन को क्या हुआ। तो देखिए 135 का सब सेक्शन 9 में हम पढ़ते हैं कि जब CSR पे जो आपने पैसा लगाना है, अगर वो किससे ज्यादा ना हो, 50 लाख से ज्यादा ना हो, तो कमेटी नहीं बनानी पड़ेगी। काम कौन कर लेगा, बोर्ड कर लेगा। अब प्रश्न है यहां पे हमें अलग से क्या कंप्यूट करना पड़ेगा। भाई सब सेक्शन 5 में हम कहते हैं CSR में पैसा कितना लगाना होता है, ये जो आप तीनों सालों का क्या करेंगे, पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे, और फिर उसका कितना लगाना होता है CSR के अंदर, 2%। तो आपको इन तीनों की क्या लेनी है, एवरेज लेनी है। तो भाई इन तीनों का आ गया 15 करोड़, और 15 करोड़ का आपने कितना लेना है, 2%। तो वो अमाउंट, मतलब सीधा सीधा बोलने में अलग बात होती है, लेकिन आपको ये सारी क्या करनी पड़ेगी, कंपटीशन। इसलिए बार बार क्लास में मैं आपको ये कहता हूं यार, लॉ का पेपर है, आपको क्या लेके जाना है भैया, कैलकुलेटर लेके जाना जरूरी है। तो ये निकल के आया अमाउंट कितना भाई, 30 लाख। तो 30 लाख अप टू कितना हो गया भाई, 50 लाख के अंदर आ गया। तो माना आपके ऊपर CSR का सेक्शन तो लग गया, क्योंकि वो 3 में से ही क्या लग गई, लिमिट लग गई, लेकिन आपको कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं। और साल कौन सी बात कर रहा है, 25-26। तो राइट अंडरस्टूड है, ये पिछले 3 साल हो गए। तो 25-26 के लिए आपका अमाउंट 30 लाख बना, कमेटी नहीं बनाओगे, ये काम कौन कर लेगा, BOD कर लेगा।
राइट। और अब आते हैं, चलिए आगे पढ़िए। Considering the provisions of Companies Act, whether Chicago Bricks Incorporation is correct in the view as to non-applicability of formation of the same. हाँ भाई, कमेटी बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन था भैया कितने नंबर का? 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। Forward Brokers Limited is a public limited company. तो इसलिए मैं बार बार कह रहा था ये प्लीज जरूर सीखो, क्वेश्चन कौन सी कंपनी पे है। Engaged in the manufacturing of wearable protective gear and accessories including helmets and shields for supply to the armed force in the country. It is a subsidiary of Security. ध्यान दीजिए, आप सब्सिडरी हैं इस सिक्योरिटी ट्रूपर्स की, तो ये बन गई होल्डिंग, आप क्या बन गए? सब्सिडरी बन गए। The financial position of Forward Brokers Limited as per the latest audited balance sheet. तो फॉरवर्ड के बारे में ये कुछ हमें डिटेल्स दे रखी हैं, नीचे चलते हैं। The board of Forward Brokers Limited have planned upon the following schemes of financial assistance. फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम किसके लिए? परचेज ऑफ इट्स शेयर्स बाय इट्स एम्प्लॉयज। तो यहां हमें देख के पता चल गया, क्वेश्चन आया किस पे? सेक्शन नंबर 67 पे, चैप्टर नंबर 4 पे, जहां हम पढ़ते हैं भैया पब्लिक कंपनी ना अपने ना ही होल्डिंग के शेयर लेने के लिए असिस्टेंस नहीं दे सकती, लेकिन वहां हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं, यस एम्प्लॉयज के लिए बन सकती है। एक तो उनकी 6 महीने की तनख्वाह वाला, राइट, और दूसरा क्या था? आपने कोई ट्रस्ट बनाई है फॉर द बेनिफिट ऑफ व्हाट? एम्प्लॉयज। तो वो 2 एक्सेप्शन वाले पॉइंट थे। बाकी हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। चलिए To create an institution in the देखिए, आ गया ट्रस्ट। ठीक है, आप ट्रस्ट बना रहे हो और आप कितना लोन दे रहे हो? 110 करोड़ का। जब हमने ट्रस्ट वाला पॉइंट पढ़ा था तो हमने एक मॉनेटरी लिमिट पढ़ी थी कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो? 5%। किस चीज का? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, कि जो उन्होंने पैसा डाला प्लस जो कंपनी की तरफ से क्या मिल रहा है? लोन मिल रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा इतना दे सकते हो, एसआर पास करना है, फुली पेड अप शेयर होने चाहिए। तो 110 करोड़ दे रहे हो तो हमें ये लिमिट लगा के देखनी होगी। तो पेड अप कैपिटल देखिए आपके पास ये है और रिजर्व्स ऑब्वियसली ये हैं। 2 आइटमें होगी, अगली 2 आइटम तो आएंगी नहीं। अगेन आपको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। प्लीज क्लास में कोई कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ? ठीक है, तो प्लीज जरा थोड़ी हेल्प कीजिए। तो नेचुरल है, दोनों को हमने ऐड किया तो कितना बन गया? 2157। ठीक है, और उसका आप कितना लेंगे? 5%। तो ये समथिंग अराउंड 107.85 बना। तो ध्यान दीजिए, आप इतना लोन दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? तो नेचुरल है आप इतना पैसा नहीं। तो अगेन आपको कैलकुलेटर होना चाहिए, आपको ये सारी कॉम्पिटिशन करके दिखानी पड़ेंगी। लेकिन क्वेश्चन के देखिए, क्वेश्चन जो है आप खुद ही देखिए 5 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन में उसका एक सेकंड पार्ट भी आ रहा है, राइट। मतलब इसलिए थोड़ा और सीखें आप, क्योंकि मेनली ऑब्वियसली डिस्कशन किसके लिए है? जो आपके लिए पेपर है। इसलिए एक तो क्वेश्चन के ऊपर प्लीज अच्छे से आपको हेडिंग डालना चाहिए, भाई हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? बी। फिर जब आप अपना कंक्लूजन दे रहे हो तो उसको भी कंक्लूड करो कि ये आंसर किसका है? फर्स्ट पार्ट का है, ये किसका आंसर है? क्योंकि सेकेंड पॉइंट में क्या हो गया? आप डायरेक्टली लोन दे रहे हो, किसको दे रहे हो? एम्प्लॉय को। ऑब्वियसली इसमें था एम्प्लॉय को दे सकते हैं, लेकिन केएमपी डायरेक्टर वगैरह को नहीं देना। और कितने महीने की सैलरी के हिसाब से दे सकते हैं? 6 महीने। यहाँ 5 महीने लिखा है, और किस लिए दे सकते हैं? फुली पेड अप। तो ये कंडीशन भी ओके है, तो ये वाला हम कहेंगे हाँ जी आप ऐसा कर सकते हैं। ओके है, राइट। चलिए अगले आप पढ़िए जरा आगे। तो आपने पहली स्कीम अप्रूव कर दी है, बट आपने सेकंड अपोज करे हो कि आप, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में और क्या ध्यान देखिए, आपको ध्यान से देखना था, वो ये था भाई साहब यहाँ शेयर किसके खरीदे जा रहे हैं? हम तो फॉरवर्ड थे, किसके लिए जा रहे हैं? होल्डिंग। तो ऑब्वियसली इस सेक्शन में रोक भी किस पे थी? कंपनी प्लस होल्डिंग। एक्सेप्शन भी किस पे थी? दोनों पे ही थी। ओके और नॉट? तो इसलिए कहता है डायरेक्टर जो है उनमें से वो पहली को अप्रूव कर रहा है, लेकिन वो सेकंड को क्या कर रहा है? एम्प्लॉइज कैन बी बट नॉट ऑफ इट्स होल्डिंग। तो भैया कोई टेंशन की बात नहीं है, उसके लिए अपन दे सकते हैं। तो अब इसने आकर के देखिए, यहां आकर के उसने दरअसल पॉइंट नंबर 1 पूछा। तो दरअसल आपको कंक्लूजन में वो ऊपर जो था उसके हिसाब से नहीं, बल्कि किसके हिसाब से? इन दोनों के हिसाब से लिखना था। तो पहला क्या आ गया? 110 वाला करोड़ वाला, वो तो हम कहेंगे भाई वो तो सही नहीं है। दूसरे में
आप चाहे किसके लिए लोन दे रहे हो, होल्डिंग के लिए, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्शन किसके लिए है, कंपनी प्लस होल्डिंग दोनों के लिए है, तो ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम कहेंगे जो डायरेक्टर साहब कह रहे थे मिस्टर स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा हमें लग रहा है मे बी उनके लॉ पढ़ने में वीकनेस है। ओके और नॉट? ओके, चलिए अगला प्रश्न, सी पार्ट आ गया। Heavy Loaders Limited is a public limited company incorporated in India and engaged in the manufacture of loaders vehicles used for commercial construction purposes. It is planning to expand its business outside India and hence has come in contact with Mr. Fred, an American citizen working as an agent of companies planning to secure business in US. तो हम जो है ये लोडस वगैरह बनाते हैं और हम हिंदुस्तान के बाहर जाना चाहते हैं, हम इसके कांटेक्ट में हैं, ये बाहर का क्या है, एजेंट है, हमारे धंधे में हेल्प करेगा। चलिए। Mr. Fred has informed the directors of Heavy Loaders Limited that another Indian company engaged in commercial construction business has a requirement of 25 loader vehicles for its wholly owned American subsidiary company. तो उसने बताया कि हाँ जी, बाहर किसी को 25 इन व्हीकल्स की आवश्यकता है। चलिए। Heavy Loaders Limited supplied the required loader vehicle within an invoice value of USD 3.5 लाख in exchange of allotment of। अब ध्यान दीजिए, हमने जो इनवॉइस इतने अमाउंट का इश्यू किया और इन एक्सचेंज हमें क्या मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहे हैं, उस बाहर वाली कंपनी के शेयर कैपिटल मिल रही है, राइट। Mr. Fred has asked for an export और उसने कमीशन मांगा कितना, 15% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। goods supplied from Heavy Loaders Limited to which Heavy Loaders Limited has refused कंपनी ने मना कर दिया भाई on grounds कि हम तो सिर्फ मैक्सिमम कमीशन जो दिया जा सकता है वो दिया ही कितना जा सकता है। तो दरअसल आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, फेमा के ऊपर है। तो फेमा में एक, जब आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पढ़ते हो सेक्शन नंबर 5 के अंदर, तो वहां पे स्केड्यूल 1 पढ़ते हो, वहां पे प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन आती हैं। वो था रुपी स्टेट क्रेडिट रूप में, जहां पे आप इनवॉइस का कितना पढ़ते हो, 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ टी एंड टबैको। तो ये वो वाली चीज तो है ही नहीं, तो कमीशन वाला कोई पंगा होना या नहीं होगा। अब आपसे पूछा क्या गया है कि ये जो हमने मशीनें सप्लाई की हैं उसके बदले हमें क्या मिल गया, इक्विटी शेयर, क्या इसे एक्सपोर्ट मानेंगे? इसलिए मैं कह रहा था ये बिल्कुल ब्रांड न्यू, कई क्वेश्चन तो बिल्कुल वो नहीं। इससे पहले वाला क्वेश्चन चलो आप कहोगे कि भाई वो तो फिर भी हमने सर ऐसे तो कई क्वेश्चन देखे थे, ये वाले कौन से, ये सेक्शन 67 वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस वाला, राइट। ये पार्ट क्या कब आया है, पहली बार आया, आज तक एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया ही नहीं है, राइट। एक पार्ट हल्का सा चाहे उसका इजी हो गया, लेकिन सारे के सारे अपने को नए दिख रहे हैं। तो फेमा में भी ये पहले ही नया है। तो पहले तो कहता है क्या ये एक्सपोर्ट है, तो क्वेश्चन में लिख के क्या आना था, आपको फेमा में एक्सपोर्ट की डेफिनेशन लिखनी थी 2 का L। तो नेचुरल आपसे तो बाहर क्या जा रहा है, सामान जा रहा है, तो एक्सपोर्ट आप कहोगे बिल्कुल जी, ये हाँ ये एक्सपोर्ट है। और फिर वो रेट ऑफ कमीशन इसके ऊपर एज सच जैसे मैंने बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, राइट। चल बेटा, Autumn and Spring Limited is a public limited क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ये 5 नंबर का है। engaged in the business of manufacturing traditional designer garments for men and women for various festivities and occasions. The company was incorporated in the year 2023 and has paid a capital base of 200.5 और ये है रिवॉल्यूशन रिजर्व। चलिए, members holding share capital worth 56। तो ध्यान दीजिए, एक मेंबर्स के पास इतने की शेयर कैपिटल है और टोटल आपको ये बता रखी है, राइट। have jointly applied for तो क्वेश्चन किस पे आ गया, ईजीएम के ऊपर आ गया, नेचुरल है सेक्शन नंबर 100 के ऊपर आ गया। तो हम वहां पढ़ते होते हैं कि आप रिक्विजिशनिस्ट थ्रू बोर्ड मीटिंग बुलवा सकते हैं, प्रोवाइडेड कंपनी की शेयर कैपिटल है तो वो कितने होने चाहिए, होल्डर्स ऑफ 10% ऑफ पीयूसी अलोंग विद व्हाट, वोटिंग राइट। तो अगर आप यहां पे परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है ऑब्वियसली 10% की लिमिट अपनी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है बड़े प्यार से, तो हम ईजीएम बुलवा सकते हैं। और ईजीएम में वैसे ही काम कौन से होते हैं, स्पेशल बिजनेस। चलिए बेटा आगे। In this connection, a requisition by the above members were validly presented to the board of directors। तो ध्यान दीजिए, हमने रिक्विजिशन कब दी, 1 जुलाई को,
अब हम क्या पढ़ते होते हैं, बोर्ड की जिम्मेवारी होती है जिस दिन रिक्वेजिशन मिली उसके 21 दिन के अंदर जारी करे नोटिस ऑफ मीटिंग, और मीटिंग हो जानी चाहिए इसी रिक्वेजिशन की डेट के 45 दिन के भीतर। अगर मैं 21 दिन डालूं, यहां तक देखो 24 को 21 दिन क्या हो चुके हैं, क्रॉस हो चुके हैं, और कहता है डायरेक्टर्स ने अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो नेचुरल है रिक्वेजिशनिस्ट ये मीटिंग कैसे बुला सकते हैं, खुद बुला सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था 45 दिन में नहीं हुई तो आप 3 महीने में बुलाओ, और कहता है उन्होंने बुला ली। चलिए आगे। तो अब नोटिस कौन इशू करेगा, ये खुद इशू करेंगे बाकी मेंबर्स को, लेकिन कहता किसने इशू किए, क्वेश्चन में ही था किसने इशू किया, एक ने किया, लेकिन उसको बाकियों ने क्या किया था, ऑथराइज किया था जी। और आपने ईमेल से दिया लेकिन क्या नहीं लगाई, स्टेटमेंट नहीं लगाई, राइट। तो इसके ऊपर मैं आपको हैंड रिटन में भी एक बार शो करना चाहूंगा। ये देखो मैंने आपके लिए हैंड रिटन एक बार नोट्स निकाले कि ये क्वेश्चन कभी भी आज तक नहीं आया, बट एक एक चीज आपके साथ कवर्ड है। ईजीएम सेक्शन नंबर हम किस में पढ़ते हैं, 100 में पढ़ते हैं, ठीक है। रेड विद रूल नंबर क्या पढ़ते हैं, 17। जब ईजीएम किसने बुलाई, रिक्वेजिशनिस्ट ने। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, किसी एक ने क्या कर दिया, नोटिस साइन करके भेज दिया। तो ये पढ़ाया था आपको कि पहली बात नोटिस कैसे भेजना, या तो सारे साइन करें, लेकिन और बाय रिक्वेजिशनिस्ट ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, और हम उसे और बाय सेंडिंग व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट अटैचिंग स्कैन्ड कॉपीज ऑफ साइंड रिक्वेजिशन। और अगली चीज देखिए क्वेश्चन में क्या थी, क्या 102 वाली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी। तो हमने यही पढ़ा था कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो इवन हैंड रिटन में विद रूल एक एक पॉइंट के साथ आपको करवाया, और यहां इसलिए मैं कह रहा था यार फर्स्ट टाइमर आप क्वेश्चन देखोगे, इसलिए जो नॉर्मल बच्चा कि मेन सेक्शन 100 पढ़ लिया और रूल को ढंग से नहीं किया, तो भैया क्या करें भाई। तो ये देख रहे हो आप, और क्वेश्चन में क्या था, आपने कोई स्टेटमेंट नहीं लगा के दी है। अब आइए पढ़िए आगे। Sohan Lal, one of the shareholder who became member of the company on 10 July 2024, raised issue regarding the legality of the meeting as its notice was not mailed to him। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में हमने रिक्वेजिशन कब दी थी, 1/7/24 को दी थी। जब 1/7/24 को दी थी, ये बंदा तब क्या नहीं था, ये तो मेंबर ही नहीं था। क्लियर है, क्योंकि मेंबर ही कब बना है, वो 10/7 को बना है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं जी, पढ़िए। ये तो वही पूछ रहा है 10% वाली लिमिट, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है। वन, ठीक है, चाहे साइन एक ने किए हैं लेकिन बाकियों ने उसे क्या किया हो, ऑथराइज किया हो। और दूसरा ही एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगाई तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये देखिए जो सोहन लाल वाला था 10 तारीख को, नोटिस किसको देना पड़ता है, वो मेंबर्स जिनका नाम कहां है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में है। और टाइम लिमिट इसके अंदर क्या आती है, विद इन 3 days ऑन विच रिक्वेजिशन डिपॉजिटेड विद कंपनी। तो 3 दिन नहीं है, वो तो कब हो गया, 1 तारीख को दिए थे हम, और वो मेंबर बने ही कब है, 10 तारीख को, राइट। मतलब रूल से रिलेटेड एक, मतलब मैंने 100% आपको पूरा कोर्स एक एक पॉइंट कि कभी भी कुछ एक एक क्वेश्चन को जरूर अपने हैंड रिटन नोट्स में जाके चेक करो। इवन आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ माई व्हाट प्रिंटेड बुक, आई एम टॉकिंग ऑफ हैंड रिटन नोट्स की एक एक चीज। इसलिए बार बार आपको कहता हूं, अगर हैंड रिटन में भी आपने अगर कोशिश करी कि मैं उसमें से मेन पॉइंट पढ़ लूं, तो भैया गारंटी कोई नहीं है। 100% उसका एक एक शब्द आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब जाके। वरना आप देखिए बहुत सारे आप अपने मित्रों से बात करेंगे, वो यार पता ही नहीं क्या आया पेपर, कहां से आया पेपर। भैया लॉ में से ही आया पेपर, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस हो। पॉइंट है हमने कैसे तैयारी करी है। ओके चल बेटा अगले पे आ जा। Sridhar Bookmarks Limited, a public limited company engaged in the publication of books related to labor and industrial laws, is planning to raise rupees 10 crore from the public to fund its upcoming project. तो देखिए आप 10 करोड़ रुपया क्या करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं, आप पब्लिक कंपनी है।
Shweta Bookmarks Limited has assigned 2 different merchant bankers, namely ZFG and Associates and Bull Investments Limited, to act as intermediaries for 60% of the above fund and the rest of the directly to be issued to. ध्यान से देखिए, आपने एक इंटरमीडियरी लिया, उससे कितना पैसा रेज कर रहे हैं आप? 60%। कुछ याद है कौन सा सेक्शन पढ़ा था ये हमने? तो याद करो, जब हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहीं पढ़ा करते थे, उसी के अंदर टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस याद करो कौन कौन से करवाए थे, कौन से वाला यहां पे लगा, सबसे पहले ये सोचो। तो बेटा 60% जब आपने इन इंटरमीडियरीज को दिए तो ये सेक्शन कौन सा लगा? 25, राइट? इज दैट ओके और नॉट? जहां हम एक इंटरमीडियरी को देते हैं और वो आगे ऑफर लेके आता है कितने दिन में? 6 महीने में। या एक कंडीशन और होती है, अगर पूरे पैसे उसने कंपनी को नहीं दिए हों, राइट? तो जो वो ऑफर लेके आएगा क्या मान लेंगे उसे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब इस 60% में भी उसने ब्रेक कर दिया जेएफ जी को, क्योंकि यहां इकट्ठा लिखा था ना क्वेश्चन में। देखो ये 2 हो गए ना, कि उसको दिए हैं 4 करोड़ के और डेट डाल के दे रखी है, और बुल वाले को कहता कितने दिए हैं? 2 करोड़ के, तो बन गया 60%। और उस पर भी लिख दी कौन सी? सेम डेट 1/4/24। तो हमें मालूम है इसके अंदर अपन कितने महीने ऐड कर लें? 6 महीने ऐड कर लें। तो बाय डिफॉल्ट डेट क्या आ गई? 30 सितंबर, 9th मंथ तक अगर आप लेके ये आगे बेचते हैं तो उसको क्या मान लेंगे हम? डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। और एक दूसरी अपनी कंडीशन क्या होती थी? अगर इनको क्या ना मिले हों, कंपनी को पूरे पैसे ना मिले हों। लेकिन आगे आप देखिए, कहता है पहली बात, इन्होंने अपनी ऑफर कब दी है? देखना, जेएफजी ने कब दी? 10 अक्टूबर को। तो 6 महीने क्या हो गए? क्रॉस हो गए, राइट? मोर देन क्या हो गए? 6 महीने। लेकिन बुल वाले ने कब दी है? 25/9 को दी है। तो डेट क्या थी? 30 सितंबर तक। तो ये वाला ओके हो गया, लेस देन क्या हो गया? 6 महीने। लेकिन दूसरी कंडीशन और क्या होती है कि हम उसे मान लेते हैं, प्रोवाइडेड कि होल ऑफ द कंसिडरेशन इज नॉट रिसीव्ड। लेकिन यहां तो क्या मिल चुकी है भैया? होल ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड। ठीक है, तो इसलिए एक के केस में तो हम मानेंगे नहीं उसको, क्या? डीम्ड प्रोस्पेक्टस, और दूसरे के केस में अपन मान लेंगे, राइट? देन वो कुबेर वाला था, उसको आपने कितने दिए हैं? 40% दिए। तो आप यहां पे कुबेर वाले को देखिए, एंड द रेस्ट डायरेक्टली इशू टू व्हाट? कुबेर। और कुबेर वाला बाद में इसको किसके थ्रू बेचना चाहता? ओएफएस। तो ओएफएस पे अपना सेक्शन क्या आ गया? 28 आ गया। तो हम ये कहते थे कि ओएफएस में जितना, क्योंकि कंपनी जो ऑफर लेके आएगी बाद में उसको हम मान लेंगे क्या? प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। लेकिन उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो बेयर किसको करने पड़ेंगे? इसी को बेयर करने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, और वो आपको मेंशन भी करना पड़ेगा, राइट? तो देखिए यहां पे पैरे में क्या लिखा है? बोर्ड ने अपोज किया, क्लेमिंग दैट इट डज नॉट कंटेन क्या? नेम ऑफ पर्सन और पर्संस बेयरिंग व्हाट? कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच एन ऑफर। तो यहां पे क्या आ गया? ये दिक्कत वाला पॉइंट आ गया। अब उसने क्वेश्चन कितने पूछे आपसे? 2। एक तो इंटरमीडियरी वाला हो गया, और दूसरा कौन सा आ गया? कुबेर वाला। तो कुबेर वाले में दिक्कत क्या है? आपको वो कॉस्ट जो बेयर करेगा उसके बारे में बताना पड़ेगा। चलिए बेटा, सो दैट मीन्स क्वेश्चन कोई इतना इजी नहीं, मतलब 2-3 पार्ट बना के प्रेशर बच्चे के ऊपर क्या किया गया है? आईसीए के द्वारा क्रिएट किया गया कि जिसको 100% टका के, हाँ ये पॉइंट वहां था, ये ऐसे था, वही बच्चा क्या कर पाएगा? अटेम्प्ट। और नंबर 2 पॉइंट सिर्फ वो नहीं है कि क्वेश्चन लंबे लंबे हैं और सोचना क्या पड़ रहा है? ज्यादा टेक्निकलिटी, डेट्स कॉम्पिटिशन करनी पड़ रही है। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू व्हाट? टाइम मैनेजमेंट। इसलिए जनरली ये पेपर विद्यार्थियों को क्या लगा होगा? टफ। लेकिन कुछ बाहर से नहीं है, इसलिए क्लास में बार बार मैं आपसे ही कहता हूं, देखिए किसी को 70 मार्क्स का पेपर अच्छे से आता है और उसने अच्छे से क्या किया? अटेम्प्ट। तो सबसे पहले तो ये होता है ना, ज्यादा नंबर नहीं लेना, बल्कि क्या देखना भाई हम क्लियर भी करेंगे या। सो वो हमेशा वो स्ट्रेटेजी जरूर रहनी चाहिए। अच्छे क्वेश्चन भाई टगा के आराम से टाइम लेके मैं क्या करूं कि ऐसे ही जस्ट करने के लिए पेपर कर दिया, उसका फायदा क्या? ठीक। तो बेटा जी पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Jumbo Road Lines Limited is a public limited company engaged in the business of interstate goods transportation. The company owns a fleet of more than 10 heavy-duty trucks, which have the capacity of transporting up to 1,000 tons of goods in one consignment as per the register. देखिए, आप जो कंपनी हो ना, ट्रांसपोर्टेशन में हो, और जो आपका ट्रक है उसके अंदर वेट कितना डाला जा सकता है? 1000 टन डाला जा सकता है। The transportation company received an order to transport 1,000 tons of goods, particularly plastic parts of automobiles, to be loaded from production facility in Surat, Gujarat and offloaded in an automobile factory in Pune, Maharashtra. The driver loaded the heavy-duty truck to its maximum capacity. तो आपने पूरा सामान उसमें क्या किया? भर लिया। On its way to Pune. एज यूजुअल इंडियन ड्राइवर हैं, किसी ने कहा 100 टन और डाल ले, मैं तेरे को कुछ क्या दे दूंगा? पैसे। भाई डाल, ठीक है। On his way with his overloaded truck rammed into अब डिवाइडर में आपने ठोक दिया और उससे क्या नुकसान हुआ? पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। तो एक्सीडेंट एक अलग बात हो गई, लेकिन ट्रक की कैपेसिटी कितनी थी? 1000 टन। अब हमसे पूछा क्या गया? The local traffic police charged Jumbo Road Lines Limited for overloading the truck under the Motor Vehicle Act. अब पुलिस ने आपको प्रोसिक्यूट किया, एक तो मोटर व्हीकल एक्ट में, कि 1000 टन से ज्यादा आप उसमें डाल नहीं सकते। And filed a suit against the transport company. Further, the highway. तो दूसरा हिस्सा उसने क्या कहा? हाईवे अथॉरिटी ने भी केस कर दिया, और उन्होंने केस कौन से कानून में किया? देखो, दो अलग अलग हो गए, एक मोटर व्हीकल एक्ट 88 का है और ये 84 का है। अब कंपनी कहती है भाई साहब ये तो ठीक नहीं है, इससे तो हमें क्या हो जाएगी? डबल पनिशमेंट हो जाएगी। तो कहता बताइए क्या होगा? तो दरअसल अगेन क्वेश्चन पहली बार ही ऐसा, क्योंकि इस तरह का बना के, मैं इसे टफ क्वेश्चन नहीं कहूंगा, इजी कहूंगा, स्टिल जीसीए का है, और उसका लगता है सेक्शन 26 कि एक गुनाह की कितनी सजा नहीं हो सकती? 2 नहीं हो सकती, एक गुनाह की। लेकिन क्या आपको यहां एक गुनाह लग रहा है या 2 लग रहे हैं? पहले तो ये सोचो, आपको 2 लग रहे हैं, क्योंकि एक तो मोटर व्हीकल एक्ट में जो कैपेसिटी थी वो अलग हो गया, माना ज्यादा सामान ले लिया, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सीडेंट करना, वो एक अलग हो गया। तो इसलिए हम यहां क्या मानेंगे? दोनों ऑफेंसेस क्या है? डिस्टिंक्ट है, तो 2 केसेस आपके ऊपर हो सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आ गया। जनरली अगर आप क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे 3 का ए पार्ट कितने नंबर का है? 5, क्योंकि लगभग सारे इसी पैटर्न में चल रहे थे। और बी पार्ट देखिए कितना का है? 5। तो यहां पे नेचुरल है सी पार्ट जो आपको दिखेगा वो कितने का दिखेगा? 4 नंबर का। तो जनरली जितने भी क्वेश्चन है लगभग इसी पैटर्न में आईसीआई ने डाले हैं, ठीक है। तो भाई पढ़ क्वेश्चन। Fabulous Fabricators and Mechanics Limited is a listed public limited company incorporated in the year 2023 with the object to manufacture and engage in the construction of iron ore based infrastructure for various industries on a contractual basis. The company is having a paid up share capital of तो पीयूसी बता रखी है, नंबर ऑफ मेंबर्स बता रखे हैं जिनको वोट डालने का हक है। the AGM of the company. ध्यान देना, क्वेश्चन ये थी, क्वेश्चन की ब्यूटी, आप लिस्टेड हो और क्वेश्चन आ गया एजीएम के ऊपर सेक्शन 96 पे। अगर अनलिस्टेड होती है तो हमें मालूम है हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हैं, राइट। आप कहां करना चाहते हो? आरओ में। आरओ कहां का? रायपुर छत्तीसगढ़, राइट। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग दिशा में जा रहा है। चलो आगे। The board decided to provide the facility of e-voting to its members. देखिए, ई वोटिंग का मतलब है लोग घर बैठे ही अपने क्या कर सकें? वोट डाल सकें। तो ई वोटिंग पे आता है हमारा सेक्शन नंबर 108, जहां आपको ऑप्शन दी जाती है मीटिंग में आके वोट डाल लो या घर बैठे डाल लो। और ये आपको ऑप्शन देनी ही पड़ती है अगर कंपनी कौन सी है? लिस्टेड, या हर वो कंपनी जिसके 1000 से ज्यादा क्या है? मेंबर्स हैं। पढ़िए आगे। In addition to other more despite of the disagreement shown by Smriti
one of the director who was on the view that in case of the कि ये एक डायरेक्टर का मानना है ये कोई जरूरी नहीं है कि ई फैसिलिटी की सुविधा दे, जबकि देनी पड़ेगी आपको। जी। On the day of the meeting, Mr. Mohan, one of the member who had opted for e-voting, could not exercise his option. अब ये बंदा अपनी वोट डाल नहीं सका घर बैठे, ऑप्शन। इसलिए नोटिस में ये भी लिखे क्योंकि आपके पास चॉइस होती है, चाहे मीटिंग में आके डाल लो, इसलिए फिजिकली आ गया। The chairman of the meeting did not allow him to physically. लेकिन अब चेयरमैन ने उसको वोट डालने नहीं दी कि भाई आपने तो क्या ली थी, ई वोटिंग की ऑप्शन ली थी, बट उसमें कोई जरूरी नहीं होता कि आप घर बैठे वोट डालो, आप मीटिंग में आके वोट डाल सकते हैं। और उसने कहा अब आप ये चेंज नहीं कर सकते हो, भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये सेक्शन 108 को हम रेड विद क्या पढ़ते हैं, रूल नंबर 20 के अंदर। इसका मेन आंसर ही कहा 108 का रूल नंबर 20 में है। चल भाई, अब ध्यान से देखना, अब आप एक अपॉइंट कर रहे हो किसे, इसे साधारण भाषा में मैं कहता हूं गरीबों का डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जिसके ऊपर लगता है सेक्शन नंबर 151। कुछ याद आया हो तो सेक्शन 110 आप हम पढ़ते हैं पोस्टल बैलेट की 10 आइटम्स तो आपने पोस्टल बैलेट से ही करवानी है, उनमें से एक ये वाला काम है। आईसीआई ने सिर्फ क्या गेम किया, बस ये नहीं लिख के दिया अंडर सेक्शन 151, उन्होंने सीधा ही क्या लिख दिया, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इसलिए वो 10 आइटम ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने क्लास में भी आपको कराया, एक एक सेक्शन के साथ, प्लस भाई वो सेक्शन किस चीज के ऊपर है। यहां पे मैं हैंड रिटन जस्ट आई वुड लाइक टू शो यू, तो ये देखो अपने हैंड रिटन चार्ट में है 110 वाला, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, 10 आइटम, उनमें से एक आइटम क्या आ गई, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 151, जो मैंने इस तरह से भी लिखा है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसका मीनिंग देकर के बताया था, जो कि 110 में मीनिंग भी नहीं है। और उसके बाद भी देखिए एक छोटा सा चार्ट आपके लिए कि सेक्शन वाइज बिल्कुल ऑर्डर में इस तरह से, चाहे 10 आइटम एक है 110 में लिखी है, एक है बिल्कुल सेक्शन के ऑर्डर में, कि इस तरीके से चाहे याद कर लो कि आपको याद रह जाए। तो जैसे यहां जाकर के क्या है 151 की डबल वे में। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, जितना आपको हैंड रिटन करवाए आप एक एक क्वेश्चन का आप देखिए, एक एक चीज कवर है, लेकिन क्या आपको पेजेस ढंग से आते हैं या नहीं, कंडीशंस अप्लाई हर जगह, राइट। और देखो क्या कह रहा है उसका कि द सेम कैन ओनली बी अंडरटेकन बाय वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट एंड नॉट अदरवाइज। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये काम तो होना ही किससे है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में 108, रेड विद क्या चल रहा है 110। अब सोचना मेरी क्लास में लगभग जब भी मैं रोज आपको पढ़ाता हूं, जो भी सेक्शन कराता हूं, उसके साथ पिछले कनेक्टिंग सारे कनेक्ट करके देता हूं, यानी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, या जो भविष्य में उन्हें। बहुत बार बच्चा ये कहता है यार ये पढ़ा रहे फालतू के, पहले कराए हुए बोल देता है, उससे मेरे को दिक्कत आती है। एप्रिशिएट करना स्टार्ट करो उस चीज को कि कनेक्टिंग, क्योंकि क्वेश्चन ही आईसीआई कैसे डाल रहा है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 सेक्शन, 2-3 कंसेप्ट के साथ। चलिए पहला पार्ट। वो रिद्धि कह रही थी कि वो एक भाई मीटिंग में आके आप वोट डाल नहीं सकते, तो हम क्या कहेंगे, उसका कहना सही है गलत, गलत। सेकंड, आप उसको फिजिकली वोट डालने से रोक नहीं सकते क्योंकि वो डाल के नहीं आया। तीसरा, पोस्टल बैलेट, वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो 10 आइटम के अंदर आ गया। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न। is a public company that has been performing well financially and has accumulated a substantial amount of cash reserves. The company's management. तो क्वेश्चन आ गया जी किसके ऊपर, बाय बैक, राइट। तो सेक्शन नंबर 68 पे आ गया, ये आपको डिटेल्स दे रखी हैं और आप ये जानते हो कंडीशंस क्या होती हैं। अगर बोर्ड रेजोल्यूशन से करोगे तो 10% है, 10% किसका है, पेड अप इक्विटी, उसमें इक्विटी आता है। एसआर से क्या आता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर दोनों आते हैं। यहां तो अपने पास सीधे सीधे 28 में सिक्योरिटी प्रीमियम तो दे भी नहीं रखा, ठीक है। चल भैया, तो 10% हमें मालूम है अपन बोर्ड रेजोल्यूशन से भी कर सकते हैं, एसआर की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए 25 चाहिए होता। Of its total share at the market price of ₹500 per share. The company's articles have authorized. और ये कंडीशन हम पढ़ते थे क्या, एज पर आर्टिकल सबसेक्शन 2 में। They have also passed an ordinance.
आपने साथ में OR पास किया, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए, BR चाहिए, एंड इट्स बोर्ड हैज ऑथराइज। अब यहां उन्होंने लोचा डाल दिया क्वेश्चन में, आपने ऑथराइज वर्ड लिख दिया, आपने क्या नहीं लिखा, BR पास हुआ यार, तो ऑथराइज्ड बाय बोर्ड होना चाहिए, लेकिन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड कैसे होना चाहिए, बाय बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। इसलिए मैंने कहा था एग्जाम में कुछ ऐसा आए तो थोड़ा प्रिजम्पशन टाइप भी आपने अपना आंसर देना है, तो उस तरीके से भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको कहना चाहिए कि भाई ये ऑथराइजेशन तो ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिकली बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। और आप बायबैक कहां से करना चाहते हो, फ्री रिजर्व में से करना चाहते हो, ठीक है। और 10% अपने शेयर्स का बायबैक करना चाहते हो, तो 10% ये 50 करोड़ है, तो कितना हो गया, 5 करोड़, राइट। लेकिन आप कितने में खरीदना चाहते हो एक शेयर, 500 रुपए का। हमें ऊपर एक शेयर की क्या नहीं दे रखी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द वैल्यू इज नॉट गिवन, क्योंकि ये सारी कंपटीशन करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि पहले तो पढ़ लेते हैं पूछा क्या। तो उसका लॉजिक मैंने बता दिया, BR चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसने मैक्सिमम में आ गया, तो मैक्सिमम में अगर आप लिख के दोगे तो आप ये तो डायरेक्ट पूछ लिया ना, फिर आप साथ में क्या लिख सकते हो, वही SR की 25% वाली लिमिट, POC दोनों तरह की FR प्लस SP, प्लस आप साथ में लिखो इन 1 फाइनेंशियल ईयर कितना हो सकता था, 25% पेड इक्विटी कैपिटल का, ठीक है। और साथ में क्या निकाल के देनी होगी, डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक नॉट टू एक्सीड 2:1। तो वो सारी तीनों की तीनों लिमिट्स आप लगा दो, आपको डेट ये दे ही रखा, इक्विटी आफ्टर बायबैक, उससे क्या हो जाएगा 2/1 50 करोड़, और यहां से सॉल्व कर लो वैल्यू, सारी लिमिट्स निकाल के विच एवर इज क्या आ जाएगा, लेस इतना बायबैक अलाउड है। तो वो एक शेयर कितने का है, उससे अपने को फर्क ऐसा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन पढ़ते समय, मतलब क्वेश्चन में देखो आपके ऊपर स्ट्रेस क्या क्रिएट किया बंदे के ऊपर, कि यार इतना करना है, फ्री रिजर्व में से करना, बंदा अमाउंट निकालने के बारे में सोचता है, क्योंकि FR से कहां ट्रांसफर होगा, CRR में। लेकिन कई बार टेंशन नहीं लेनी होती, यार पूछा क्या, हमें तो उस पर जवाब देना है, तो उसमें अपने को वो देखने की जरूरत ही नहीं थी, कि वो तो सीधा सीधा पूछ रहा करना कितना है। ये क्वेश्चन पहला डायरेक्ट आया आपके सामने, और ध्यान दीजिए 3 क्वेश्चन हो गए हैं, मैंने कहा था 4 क्वेश्चन है, वो भी 4 नंबर वाले, और वो भी पहली बार जाके कहां दिखा, तीसरे क्वेश्चन में दिखा। नेचुरल है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे आ गया, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पे आ गया, नॉट ऑफ स्टैंड क्लोज को हम क्या कहते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग, बाहर में गया, कहीं और क्या लिखा है, विदाउट प्रेजुडिस मींस विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट हार्मिंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए बेटा, Shop Surgical Limited is a public limited listed company engaged in the manufacture of surgical instruments with a nationwide chain of dealers and retailers to facilitate the trade. It was incorporated in the year 2020. It has paid a capital of rupees 350. चलिए with free reserves worth 156. को अमाउंट चाहे ना पढ़ो, सीधा पढ़ दो, सिक्योर्ड लोन आ गया। चलो आगे, तो ये है अपना मेन पॉइंट, लैम्ब बेल एंड एसोसिएट, अपन कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर है भाई, और अपन कौन है, फर्म है, ठीक है। चलिए ऑडिट, देखो यहां से भी क्लैरिटी होगी क्वेश्चन किस पे है, मतलब क्योंकि हमें यार ऑडिटर पे भी देखना होता है, इंडिविजुअल है या क्या है, फर्म है, तो एक पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछेगा, राइट। मैं भी सीधा ही पेपर आने के बाद आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूं, डिस्कस, मैं भी कोई इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, करवाते समय मेरे से भी कुछ प्लस माइनस की इंटरप्रिटेशन हो भी सकती है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप वन, नो डाउट ICA के बाद में क्या जाएंगे, सजेस्टेड आंसर, बट फिर भी मैं एक अच्छे लेवल पे आपसे एक पॉइंट की क्या कर रहा हूं, डिस्कशन। चल भाई, हाँ, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस आई आपकी, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आपने शेयर करी हैं इसके साथ, जो कि कंपनी का क्या है, डायरेक्टर है। पढ़ो पहली, कहता जो लोन हमने लिया था उसमें से संभावना है इतना अमाउंट हमने कहीं और यूज कर दिया, ये लोन लेकर के हमने आगे लोन दे दिया किसको, वो भी क्या, अनसिक्योर्ड, वो भी किसको, डोंट यू थिंक फ्रॉड ही हो रहा है। चलिए
Mr. Reed, one of the officers in the company was suspected to have सिफोन्ड ऑफ मतलब खा गया एक अफसर इतने पैसे, तो ये तो सीधा सीधा क्या है, फ्रॉड है। अब हमें समझ में आ गया भाई साहब, क्वेश्चन किस पे आ गया, सेक्शन नंबर 143 ऑडिटर की रिपोर्ट वाला, जिसमें सब सेक्शन 12 में हम क्या पढ़ते हैं, फ्रॉड, और रेड विद क्या करते हैं हम इसे रूल नंबर 13 के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या होता है, हमें फ्रॉड का अमाउंट देखना होता है इंडिविजुअल। तो दो हो गए, एक क्योंकि एक लिमिट क्या होती है आपकी 1 करोड़ वाली, 1 करोड़ से कम वाली, तो दो अलग अलग हो गए। तो दो जब अलग अलग हो गए, दोनों का अलग से ट्रीटमेंट है, तो इसमें हमें किसको बताना पड़ता है, ऑडिट कमेटी को 2 दिन के भीतर। फिर हम उनका रिप्लाई ऑब्जर्वेशन का इंतजार करते हैं, कितने दिन के लिए, 45 दिन। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के देनी होती है, कितने दिन में, 15 दिन में। और अगर 1 करोड़ से वो नीचे वाला हो तो सिर्फ आपको किसको बताना होता है, सिर्फ ऑडिट कमेटी को। पढ़ते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या, चलो। हाँ, तो देखिए फ्रॉड वर्ड भी उन्होंने साफ लिख दिया क्वेश्चन में। हाँ, ऑडिट कमेटी को बताने होता अगर कंपनी में हो तो, ना हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और रिप्लाई भी देखिए बड़ा आ गया, क्योंकि वो 1 करोड़ वाली लिमिट में हमें कहां जाना पड़ेगा, सीजी के पास। और ये वाला सिर्फ किसको दे बताना, ऑडिट कमेटी। तो जो मैं ऊपर लिख के दे रहा था वो तो सारा आंसर उसने खुद ही लिख दिया। तो क्वेश्चन किस पे चलते हैं। अब ये डायरेक्टर साहब क्या कह रहे हैं, भाई साहब आप किसको मत बताना, सीजी को। हाँ, आगे कि भाई हम तो बोर्ड डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो कि 134 में बनती है वहां लिख देंगे। अरे भैया वहां तो लिखना ही होता है, वो तो लिखना वैसे ही पड़ेगा, बट यहां सीजी को एडीटी 4 में आपने लिख के देना है। और वो कहते हैं ये तो सस्पेक्टेड फ्रॉड है, और ये तो क्या है, अंडर। अरे भैया जब मेरे को दिख रहा है फ्रॉड है, मैं एज ए ऑडिटर आपको बताना पड़ेगा। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है, नहीं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है। ठीक है जी, तो ऊपर जो हमने डिस्कशन कर ली सेम वही का भी हो गया। ठीक है, कुछ नया नहीं है। ओके, चल भैया अगला। Harish Prem and Priyesh are 3 advertising professionals specialized in the field of creating short advertisement reels for various fast-moving consumer goods companies. They have been engaged in their businesses separately as sole proprietors. तो आप अलग अलग अपना बिजनेस कर रहे हो, But have now decided to join hands and LLP बनाना चाहते हो। on इस डेट को आपने रन LLP, जिसका मतलब हो गया नेम लेने के लिए आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, is filed thereby to reserve the name of the LLP and STP as रजिस्ट्रार ने अप्रूव भी कर दिया। इसके बाद आपका इनकॉर्पोरेशन का फिलिप फॉर्म आपने फाइल कर दिया। चलिए अगले पैरे में। Meanwhile, even after incorporation as SPP and associate LLP on the structure of resident तो देखिए हमारी इनकॉर्पोरेशन होगी, ठीक है, 30/4 को। लेकिन अभी ये आ गया मेन, फाइनलाइज नहीं हुआ क्या, LLP एग्रीमेंट पढ़े। as Harish and PM have agreed to तो दो पार्टनर्स तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसे to the LLP, whereas Priyesh has decided and interested to move प्रियेश जो है वो अपनी सर्विसेज देना चाहता है भविष्य में, एज इज व्हाट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। लेकिन इसे अपोज किसने कर दिया, बाकी दो ने। चलिए, However, the consensus was drawn between above three and a common consensus. तो चलिए कंसेंसस हो गया और एग्रीमेंट हमने फाइल कब किया है, 20/5 को। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अभी ये नहीं पता पूछेगा किस पे, और अगले पैरे में कुछ और कहानी स्टार्ट होगी। कहता हम फर्दर एक नया पार्टनर लेना चाहते हैं, किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। देखते हैं पूछेगा क्या। अब आइए, तो कहता क्या LLP उन ROC उनका एग्रीमेंट ले ले कब, 20 दिन बाद। सर ये 20 दिन कहां से आए, अरे इनकॉर्पोरेशन हुई थी ना, कब हुई थी, 30/4 को, और हमने एग्रीमेंट कब दिया, 20/5 को, राइट। तो भाई साहब दरअसल LLP एग्रीमेंट हम फाइल करते हैं ई फॉर्म 3 में, और इसके लिए टाइम क्या होता है, 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रेड विद कह लीजिए सेक्शन नंबर 23।
तो 20 दिन ओके हो गया। अगले पार्ट पे आ जाओ। Whether the opposition of the desire of the creation matter and वो अपनी सर्विसेज देना चाहता था। तो देखिए ऑपोजिशन उनका ठीक है नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम सेक्शन 32 एंड 33 में 32 में आप कोड की भी चेक करोगे तो निमोनिक जो मैं आपको मॉप्स नाम का देता होता हूं उसमें एस क्या करवाया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब एक तरह से काइंड के रूप में भी क्या हो सकती है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो सकती है। चलिए तीसरा हिस्सा आ गया, क्या कोऑपरेटिव बन सकती है या नहीं। तो पहली बात आप डेफिनेशन पढ़ते हो बॉडी कॉर्पोरेट की अंडर सेक्शन 2 का 1 का डी में, और रेड विद आपका यहां पे आता है सेक्शन नंबर 5 कि पार्टनर कौन बन सकता है, या बनता है इंडिविजुअल या कौन बनता है बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन जब आप इसमें पढ़ते हो इसमें क्लियरली हम कहते हैं कोऑपरेटिव को क्या नहीं मानना, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना, तो आप बन नहीं सकते। इज दैट ओके? अगला क्वेश्चन अगेन डायरेक्ट आया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में आया, सेकेंडरी रूल में आया। दो आपसे ये लेटिन मैक्सिम पूछ लिए गए हैं। पहले वाले का मतलब ये जैसे बच्चे ने जो भी लिखा कस्टम ही है, और दूसरे का मतलब क्या होता है, टाइम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5। Park Support Limited is a public limited company incorporated in 2018 having its RO in Nashik, Maharashtra and engaged in the manufacture of school shoes and related accessories. It has the following breakup of equity and प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। Mrs. Martha, one of the elect members from Jaipur, holds in her name equity shares worth 6,50,000. ध्यान से देखिएगा, 100 रुपए का एक है इक्विटी, तो ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर एक है 10 का। ये नंबर ऑफ शेयर आपको दे ही रखे हैं। अब मिस मार्था के लिए बताया, इनके पास इक्विटी शेयर 6.5 लाख के हैं, 100 का एक है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए, 6500, और ये इसके नाम पे है। ठीक है, यहां देखिए लिखा है होल्ड्स इन हर नेम, तो नेचुरल है एक ये क्या बन गई, रजिस्टर्ड ऑनर, और रजिस्टर्ड ऑनर बाय डिफॉल्ट बेनिफिशियल ऑनर तो होता ही है। कहते ऑल्सो इसके पास क्या है, इंटरेस्ट है, कितने का, 3 लाख, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर कितने हुए, 3000, 100 का एक है ना इक्विटी। इन दोनों को ऐड करें तो लिमिट क्या बने, 9500। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, डेक्लरेशन एज पर व्हाट। अब दिमाग में चल रहा होगा क्या क्वेश्चन सेक्शन 89 पे है या 90 पे है। तो नेचुरल है जब हम सिग्निफिकेंट एसबीओ की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं इनडायरेक्ट होल्डिंग इज मस्ट, तो इनडायरेक्ट तो है ही है, क्लियर है। 10% की अपन लिमिट पढ़ते हैं, लेकिन यहां देखो दोनों उसके शेयर मिला के कितने बने, ओनली 9500, तो 10% है ही नहीं। ठीक है, तो पढ़ो। She consulted CA Miss Marina, her friend on the above issue, who advised that since she has a significant beneficial ownership, तो उसने कहा आपको फाइल करना पड़ेगा, जबकि हमें कोई बेन नाम के फॉर्म में डिक्लेरेशन नहीं देनी। अब आपसे वही पूछा गया, नहीं देनी। एक क्वेश्चन और डायरेक्ट उसने पूछ लिया, कहता बताइए कब एसबीओ रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपसे क्लास में कहा था सेक्शन 89 90 पे आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं है, ना पास क्वेश्चन, ना आरटीपी, ना एमटीपी। सिर्फ आप मेरे कंपाइलर में जाके चेक करो, एक ही क्वेश्चन था, स्टडी मैट का था, और सेक्शन 90 पे था, और सिर्फ किस पे था, इसी नॉन एप्लीकेबिलिटी वाले पे। जहां याद करना हमने ये पॉइंट पढ़े थे कि भाई ये रूल्स किसके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होते, सेक्शन 125 में आईईपीएफ अथॉरिटी, होल्डिंग कंपनी पे नहीं एप्लीकेबल होते, गवर्नमेंट सीजी एसजीएलए वगैरह पे नहीं एप्लीकेबल होते। देन हमने कहा था सेबी रजिस्टर्ड जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह पे नहीं होते, या अगला पढ़ा था इन्वेस्टमेंट व्हीकल जिसको रिकॉग्निशन दी है किसने, आरबीआई ने, पेंशन फंड ने, या एडा ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एक ही क्वेश्चन था, डायरेक्ट था। तो अब इस क्वेश्चन को आप इनडायरेक्ट मानो या क्या मान लो, डायरेक्ट, और यही अकेला था सिर्फ सेक्शन नंबर 90 पे। आपके कंपाइलर में जाके चेक कर लीजिएगा, चाहे सिर्फ एक ही मिलेगा। और मैंने क्वेश्चन डिस्कशन में भी कहा था आज तक कोई क्वेश्चन इसका आरटीपी एमटीपी का भी नहीं है। तो ये दोनों सेक्शन भविष्य में याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके इतने क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। चल बेटा अगला। SMTN Limited is a listed company. अच्छा, यहां पे देखिएगा क्या गया, इंटरनल चॉइस आ गया। That
operates in the pharmaceutical. तो मैं स्टिल ये कहूंगा जो बच्चा ये छोड़ गया होगा कम से कम चॉइस से शायद क्या हो गया हो, मे बी बचाव हो जाए। हाँ, तो आप लिस्टेड हो। The company's annual accounts for the year 2023 and 2024 were audited by a prominent audit firm, KGM Company, following an investigation by the Ministry of Corporate Affairs. It was discovered that the audit report issued by तो डैट मीन्स ऑडिटर की रिपोर्ट में गड़बड़ है। कहता भाई साहब जो रिपोर्ट इनिशियल की है उसके अंदर बहुत भयंकर क्या है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं बताई और बहुत सारी मिस स्टेटमेंट है किसके अंदर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। दैट मीन्स आपने अच्छा ऑडिट किया नहीं है। पढ़े। The issue was raised by a group of minority shareholders who believed that the audit firm had उन्होंने कहा आपने कंप्लायंस नहीं किया है, क्योंकि ऑडिटर को कंप्लायंस करना होता है किसका, साका। ठीक है, and चलिए। failed to conduct a proper audit. The MCA referred the matter तो एमसी ने मैटर रेफर कर दिया किसको, नफरा को। तो हम समझ गए क्वेश्चन किस पे आया, सेक्शन 132। और नफरा भी इतना बड़ा सेक्शन है, इतना कुछ कंटेंट है। चलो देखते हैं। A body established under Section 132 of Companies Act to investigate whether the audit of SM&T and क्या आपने, ठीक है, चलिए अगले पैरे में आइए। in the lights of provisions of the Companies Act. आपसे कितना, मैं ये कहूंगा डायरेक्ट पूछ लिया है क्वेश्चन। मैं कह रहा था 4 डायरेक्ट है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कहने को इनडायरेक्ट, मतलब इतना बड़ा पढ़ के, लेकिन आपके ऊपर क्या क्रिएट कर रहा है, इसे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आप यहां तक देखो, ये एग्जाम किस चीज का है, अपने नर्व्स को कंट्रोल करने का। इसलिए बार बार क्लास में देखो मैं आपको क्या कहता हूं, एंजॉय दिस जर्नी ऑफ लर्निंग। कि जब तक आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप तब वो चीजें आपको क्या होंगी, कुछ लर्न होंगी। और पेपर टेस्ट उस देने, इन्हीं से तो अपना नर्वस सिस्टम क्या होगा, कंट्रोल होगा। वरना अधिकतर मैं बहुत बार देखता हूं, आधे बच्चे तो जस्ट क्वेश्चनों का साइज के ये लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, वो गाने बाद में गाना, रे चिल रहो, पहले देखो है क्या। स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल एग्जाम में, राइट। वो आपको, अब देखिए किस्मत की, भाग्य की बात होती है। इससे पिछला जो मई का पेपर था बहुत आसान था। जनवरी 25 का पेपर क्या था, इसी लेवल का था। एमसीक्यू तो बहुत ही भयंकर थे। बाकी एमसीक्यू मैं बाद में करता हूं आपसे डिस्कशन, पहले इसी पे चल रहे हैं। तो आपसे डायरेक्ट उसने क्या पूछ लिया, अरे तुम्हारे फंक्शन एंड ड्यूटी, वो तो बहुत ही लल्लू चीज पूछ ली। नफरा का काम क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना, सा बनाना, उनका क्या देखना, रिकमेंड करना, मॉनिटर करना, उनको क्या करना, इन्फोर्स करना। नफरा का काम क्या है, ओवरसी करना, किसकी, क्वालिटी ऑफ व्हाट, ऑडिटर की। नफरा का काम है कोऑपरेट करना, बाकी किसके साथ, इंडिपेंडेंट जो भी क्या है, रेगुलेटर्स हैं। सो दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। उसने पूछा भी कितने, 3। और फिर उसने क्या एक्शन नफरा ले सकता है फर्म के ऊपर, तो ये आपको आनी चाहिए थी। तो फर्म के ऊपर क्या लगा सकता है, वो फाइन लगा सकता है 5 लाख मिनिमम और 10 गुना उसकी क्या, फीस का। ठीक है, जो आपको मिली है। साथ में आपको डिबार मीन्स आपके ऊपर बैन लगा देगा, कितना, 6 महीने से लेके क्या, 10 साल तक आप कोई ऑडिट कर ही। सो आवल से, लेकिन ये पैरा, मतलब क्वेश्चनों को इसलिए तो करना जरूरी होता है, बार बार क्या कहता हूं, राइट। आप कंपाइलर बुक में इतने पुराने क्वेश्चन, क्योंकि मैं 60 अटेम्प्ट के आपको सारे आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन सारे करवाता हूं, इतने भयंकर लेवल पे। लेकिन वो पहले पेपर क्या आ जाते थे, डायरेक्ट इजी। उसको कंपेयर मत कीजिए, आप कहोगे अच्छा पहले से ये बनना आसान होता था, नॉट एट ऑल। अरे उनका कोर्स ही बहुत बड़ा होता था। अब उन्होंने क्या किया, इसे ने कोर्स का साइज क्या कर दिया, नंबर ऑफ फैक्ट कम कर दिए, लेकिन उसकी गहराई नाप दी अच्छे से, राइट। So don't go into comparisons, but the simple funda is you have to prepare in the best manner. चल बेटा। So Lagna Sukanya and Associates LLP was found on first तो आप LLP हो, to be engaged in the business of manufacturing affordable range of fashionable accessories for women. So Lagna Fashion Designer had appointed Shreyash, a qualified CA, to maintain and finalize the accounts on a January to December basis. ध्यान से देखिएगा, इसने कहा आपने एक सीए अपॉइंट किया है, बनाएगा अकाउंट्स, और यहां क्या लिख दिया उसने, दिसंबर बेसिस। दैट मीन्स क्या लिख दिया, कैलेंडर ईयर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रखी हैं। चलो भाई आगे। Preparing the FS for first 2 months ending 31st December. और आप एफएस बना रहे हो, किसकी बना रहे हो, 2 महीने। क्यों 2 महीने, अरे आप बने ही कब थे, नवंबर। ठीक है, चलो आगे। शिरीष जो एक, शिरीष कौन है, शिरीष ये सीए है।
differed from the view and advised her for और उसने कहा यार आप फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक अपने क्या बनवाइए, अकाउंट्स बनाइए, क्या आप नवंबर से कहां बनवाइए, मार्च बनाओ, ठीक है। meanwhile Dilip अब देखो इतना हो गया, अगला पैरा भी नहीं बनाया, उसके अंदर एक कहानी आईसीआई ने और स्टार्ट कर दी, पढ़ो। Meanwhile, Dilip, a Karta of HF in which Sukanya is also a member, has approached the LLP and offered to be admitted as a partner. ठीक है, ये भाई साहब भी क्या बनना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं, लेकिन ये कौन है, कर्ता ऑफ एचएफ है। चलिए अब पूछा गया वहां देखते हैं। Budget advisor Sulagna for maintaining the accounts on January to December basis. होल्ड गुड एट लॉ। देखिए अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपके एलएलपी एक्ट में जब हम सेक्शन नंबर 34 में पढ़ते हैं तो वहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए क्या लिखा है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने ईच ईयर, वर्ड क्या यूज नहीं है, फाइनेंशियल ईयर। इसी सेक्शन में आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, वहां वो वर्ड क्या इस्तेमाल करता है कि भाई वो अकाउंट्स किसके बनेंगे, जो आपके वो किसके बनेंगे, फाइनेंशियल ईयर के बनेंगे, राइट। तो दोनों के हिसाब से आप अपना इसको कंक्लूड करोगे। और नो डाउट फाइनेंशियल ईयर है, उसकी डेफिनेशन क्या आ गई, एलएलपी में 2 का 1 का एल के अंदर आती है और उसका मतलब भी क्या है, अप्रैल से मार्च है, राइट। और देन आ गया ऑफर गिवन बाय दिलीप टू इंडक्ट। अब देखो दिलीप था कर्ता, ऊपर ये लिख के दिया, तो हम सोच रहे थे मे बी दिलीप को क्या बनाना है, पार्टनर, बट आंसर में क्या आ गया, एचएफ को बनाना। तो ये तो क्वेश्चन वही सेम आ गया जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सेक्शन नंबर 5 बॉडी कॉर्पोरेट वाली डेफिनेशन 2 का 1 का डी लेते हुए, राइट। तो उसके मुताबिक हम चलें तो भाई साहब सेक्शन 5 में तो 2 ही लोग बन सकते हैं, इंडिविजुअल एंड व्हाट, बॉडी कॉर्पोरेट, तो ऑब्वियसली एचएफ नहीं बनेगी, ठीक है। अगला क्या आ गया, कहता आपका आंसर क्या होगा, इफ इंस्टेड ऑफ दिलीप अ चैरिटेबल ट्रस्ट had approached to become a partner in what, LLP, तो ट्रस्ट वो समझ गए, ट्रस्टी एंड ऑल दैट, तो ट्रस्टी भी क्या नहीं है, एक बीसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ गया, प्रोविजन रिलेटिंग टू मेकिंग ऑफ रूल्स एंड बाय लॉज, जीसीएमए, डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली सेक्शन नंबर किसके ऊपर, 23 के ऊपर। विद दिस वी आर टू द लास्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, Drafting the provisions for acceptance of deposits. डिपॉजिट्स आ गया आपका चैप्टर नंबर 5, 73 से 76 से। आपसे पूछ लिया डिपॉजिट की डेफिनेशन दो, तो मैं इस हिस्से को क्या कहूंगा, डायरेक्ट, और डेफिनेशन आती कहां, सेक्शन 2 का 31 में, दैट इज डायरेक्ट। लेकिन अब मतलब क्वेश्चन देखिए आप, 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 5 का है, बट क्वेश्चन देखिए चीजें कितनी पूछ ली, एक ये होगी और 2 ये पार्ट हो गए, क्लियर। चल भाई, SK Textiles Limited wants to accept deposits of rupees 1 crore from its members. फॉर अ टेन्योर लेस देन 6 महीने। देखो जी हम साफ जानते हैं टेन्योर होता है 6 महीने, मैक्सिमम होता है 36 महीने, बट हम कहते हैं एक स्पेशल कैटेगरी शॉर्ट टर्म की, आप कितने महीने की ले सकते हो, 3 महीने की। और उस 3 महीने पे लेकिन आपकी क्या आती है, उस 3 महीने पे आपकी आती है एक लिमिट कि वो पैसा सिर्फ कितना हो सकता है, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस बॉट सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो हो सकता है 3 महीने वाली। चलिए आगे, बट वो लिमिट आपको लिख के देनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलो। As one of the directors of ATC Technologies Private Limited, a startup company, आप स्टार्टअप हो, one of his close friends to lend the company कि कंपनी को दे दो 50 लाख, किस में, सिंगल ट्रांच में, किससे, कन्वर्टेबल नोट से, कितने दिन में रीपेबल होगा। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए रूल नंबर 2 का 1 का सी का और क्लॉज नंबर 17, क्योंकि टोटल कितनी थी 18। तो हमने कहा था स्टार्टअप ने पैसा लिया है, कम से कम कितना लिया हो, 25 लाख। कैसे लिया हो, सिंगल ट्रांच मींस एक पार्ट में लिया हो। कैसे लिया हो, कन्वर्टेबल नोट, और वो कन्वर्ट कितने साल में हो सकता है, 10 साल में। यहां कितने साल लिखे हैं, 6, तो सब कुछ क्या है, ओके है। अब हमें बताना क्या है इसमें कि ऑब्वियसली रूल 2 का 1 का सी किस पे आता है, इन चीजों को हम डिपॉजिट मानेंगे नहीं, तो ये डिपॉजिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपको हेडिंग दे ही रखा है, कौन सी कंपनी हो आप, अनलिस्टेड,
और ये कुछ डाटा दे रखा है, हम नीचे चलते हैं भाई, उसी से पता चलेगा क्या पूछ रहा है। पढ़ भाई। Enumerate the circumstances and the forms of चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सीधा किस पे पूछ चलेगा? इंटरनल ऑडिटर चाहिए भी या नहीं चाहिए? सो भाई साहब क्वेश्चन है किसके ऊपर? सेक्शन 138 पे इंटरनल ऑडिटर। रेड विद हम पढ़ते हैं रूल नंबर 13, और इसके अंदर मैंने आपको क्लास में निमोनिक भी दिया था, DPT, जो बीकॉम में पास्ट ईयर की वो बुक आती होती है, DPT, और बीच में था बीकॉम। और याद करो यहां लिमिट्स आपको कराई थी, डिपॉजिट अगर हो कितने 25 CR के, पेड अप कैपिटल कितने की हो 50, लेकिन इंटरेस्टिंग था बोरिंग में अमाउंट क्या है? मोर देन 100 करोड़। टर्नओवर कितनी? 200 करोड़। पहली बात आ जाओ क्वेश्चन में, पेड अप कैपिटल कितनी थी? 100 करोड़, सॉरी 50 करोड़ चाहिए है नहीं। टर्नओवर कितनी बताई मैंने? 200 करोड़ है नहीं। डिपॉजिट कितने बताए थे? 25 करोड़। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डिपॉजिट और बोरिंग में एक कॉमन फैक्टर था। डिपॉजिट एंड बोरिंग का जो अमाउंट देखना है वो कब देखना है? पिछले साल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो ये आ गई बोरिंग, फ्रॉम बैंक FI देखनी होती है, तीनों में बैंक भी लिखा। ध्यान से देखना, ये दे रखी है 31 मार्च को, साल के एंड में, वो तो मोर देन 100 करोड़ नहीं है, तो ये देखनी भी नहीं है। कब देखनी है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी देख लो। यहां आ जाओ 30/9/24 को कितनी दिख रही है? जबकि यहां नहीं है, लेकिन यहां दिख गई, लग गया कंप्लायंस। यस जी, आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। कहता अगर आपका आंसर हाँ में है, कैन जी जो कि एक प्रोफेशनल है, ना वो CA है ना ही वो एम्प्लॉय है, क्या बन सकता है? यस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या कोई अदर क्या हो, प्रोफेशनल। और हमने कहा था नीड नॉट बी व्हाट? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय होना कोई जरूरी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है भैया, डायरेक्ट है, फेमा का है। क्या पूछा है? पराई, पर्सन रेजिडेंट। बताइए कौन कौन से बिजनेसेस हैं जहां पराई जो है प्रोहिबिटेड है फ्रॉम मेकिंग व्हाट? यार इससे आसान नहीं हो सकता था, क्योंकि ये तो 5 पॉइंट थे सीधे सीधे। चिट फंड, निधि कंपनी, याद आ गया, एग्रीकल्चरल, रियल एस्टेट, एंड द लास्ट वन वाज TDR, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। विद दिस डिस्क्रिप्टिव की डिस्कशन यहां होती है मेरी तरफ से समाप्त। नो डाउट मोटा मोटा फटाफट जो भी करवाया हो सकता है कोई चीज बोलने में एक आधा लाइन, एक आधा पॉइंट मैंने भी इतना ध्यान बिल्कुल उस तरीके से नहीं दिया। देयर मे बी सर्टन XYZ एरर, राइट। आई होप सो आपको यूटिलिटी मिले, क्योंकि मेन था आपके लिए क्लास में जानने के लिए। थैंक यू। एंड जिनका पेपर कोई ये वीडियो देखे भी, तो जिनके पेपर चल रहे हैं भैया, जैसे मैंने कहा प्लीज आप मत देखिए, एंड विश यू द बेस्ट। थैंक यू।